नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। किसानों को मिलेंगे प्याज के वाजिब दाम। चीनी मिलों को गन्ना भुगतान मूल्य की दूसरी किस्त देने का निर्देश जारी। प्रदेश में सूखे के चलते बनाया गया सूखा अनुश्रवण प्रकोष्ठ। केंद्र सरकार चीनी निर्यात को बंद करने की तैयारी में। प्याज का निर्यात घटने के बावजूद अर्जित राशि में 35% की बढ़ोतरी। और केंद्र सरकार बढ़ाएगी दलहन का बफर स्टॉक। अब कृषि समाचार विस्तार से। अब तक किसान प्याज को बाजारों में सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर थे, मगर देश में पहली बार 15,000 टन प्याज खरीदने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है, ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। अभी तक नोडल एजेंसियां नाफेड तथा एसएफसी ने क्रमशः 1,500 और 800 टन प्याज खरीदा है। इसके भंडारण की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने अधिकारियों की एक टीम मध्य प्रदेश और राजस्थान भेजी है, क्योंकि इसके भंडारण के लिए अलग तरह के तापमान की जरूरत होती है। एफसीआई के पास केवल गेहूं और चावल का भंडारण की व्यवस्था है। प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त ने प्रदेश की सभी चीनी मिलों को गन्ना मूल्य भुगतान की दूसरी किस्त का तत्काल भुगतान करने का निर्देश जारी किया है। यह आदेश किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। प्रदेश सरकार ने सूखे की विषम स्थिति को देखते हुए राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में सूखा अनुश्रवण प्रकोष्ठ की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक तथा राजस्व विभाग 11 के अनुभाग अधिकारी को इस प्रकोष्ठ का सदस्य नियुक्त किया गया है। राहत आयुक्त के अनुसार यह प्रकोष्ठ सूखे के संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित विभागों, संस्थाओं और जिलों से सूचना प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। इस बाबत सूखे की समस्या के निराकरण हेतु पर्याप्त धनराशि के साथ संबंधित विभागों, मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सूखे के संबंध में जानकारी और समस्या के निराकरण के लिए राहत आयुक्त कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। अनुश्रवण के लिए शासन द्वारा राहत आयुक्त कार्यालय में टोल फ्री नंबर 1070 शुरू किया गया है तथा राहत आयुक्त कार्यालय में फोन नंबर 0522 2237 भी संचालित है। चीनी के बढ़ते दामों के मद्देनजर केंद्र सरकार शीघ्र ही अपने उस आदेश को रद्द करने की तैयारी में है, जिसके अनुसार चीनी मिलों के लिए अतिरिक्त चीनी का निर्यात करना जरूरी है। खाद्य मंत्रालय द्वारा प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। साथ ही सरकार चीनी के दामों को नियंत्रण में रखने के लिए आयात शुल्क कम करने को भी तैयार है। मौजूदा समय में चीनी पर 40% आयात शुल्क है। लगातार 2 सालों से सूखा पड़ने के कारण देश में चीनी का उत्पादन घटता जा रहा है। यदि आगे भी स्थितियों में सुधार न हुआ तो आगामी अक्टूबर तक देश चीनी का शुद्ध आयातक बन जाएगा। ऐसे में चीनी के भाव तेजी से बढ़ने की समस्या से बचने के लिए सरकार ने यह कदम उठाने का फैसला लिया है। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को 32 लाख टन तक चीनी निर्यात करने को कहा था। उस समय मांग के मुकाबले ज्यादा आपूर्ति की वजह से चीनी के भाव जरूरत से ज्यादा गिर गए थे। मिलों की माली हालत और खराब होने लगी थी, मगर मौजूदा समय में चीनी के दामों में काफी तेजी आ गई है, जिसके चलते सरकार ने निर्यात पर रोक लगाने का मन बना लिया है। इस बार देश में प्याज के निर्यात में 6.75% की गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2015-16 में मौजूदा समय तक प्याज का निर्यात 8.28 टन रहा। प्याज के निर्यात में यह कमी केंद्र सरकार की ओर से इस पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण आई है। बावजूद इसके प्याज निर्यात से अर्जित राशि में 35% का इजाफा हुआ है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष 1,597.99 करोड़ रुपए के मुकाबले अप्रैल से जनवरी के बीच 2,161.70 करोड़ रुपए रहा। केंद्र सरकार की रबी फसल में 1 लाख टन चना और मसूर दाल खरीदने की योजना है, ताकि वह अपने 50,000 टन दलहन के बफर स्टॉक को बढ़ा सके। इसके अलावा 26,000 टन दाल का आयात किया जा रहा है। इसमें से 10,000 टन दाल का आयात किया जा चुका है। दाल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार सभी कदम उठा रही है। मदर डेयरी और केंद्रीय भंडारों के जरिए अरहर और उड़द की दाल बेची जाएगी। सरकार ने 200 टन अरहर और 200 टन उड़द की दाल आवंटित की है, जो अधिकतम 120 रुपए प्रति किलो की दर से बेची जाएगी। मौजूदा समय में मांग और आपूर्ति के बीच 10 लाख टन दालों की कमी बनी हुई है।
इस समस्या से निपटने के लिए 21 मई को केंद्र सरकार सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक करेगी। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। खेत की तैयारी उपरांत ग्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया आदि चारा फसलों की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर से कम न हो। मूंग तथा उड़द में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद करें। आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 20 ppm 90 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। तापमान अधिक रहने की संभावना को देखते हुए किसान भाई तैयार सब्जियों की तुड़ाई का कार्य सुबह या शाम को करें। बेल वाली फसलों में न्यूनतम नमी बनाए रखें, अन्यथा मृदा में कम नमी होने से परागण पर असर पड़ सकता है, जिससे फसल उत्पादन में कमी आ सकती है। भिंडी की फसल में तुड़ाई के बाद यूरिया की 5 से 10 किलोग्राम मात्रा का प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें तथा माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियॉन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर साफ मौसम में छिड़काव करें। साथ ही कम समय अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। परिपक्वता के अनुसार लहसुन व प्याज की खुदाई का कार्य शीघ्र समाप्त करें। हल्दी तथा अदरक की खेती हेतु खेत की तैयारी शुरू करें। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं गाजियाबाद की मंडी में 1560 रुपए, मेरठ की मंडी में 1530 रुपए, सहारनपुर की मंडी में 1525 रुपए और आजमगढ़ की मंडी में 1530 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना गाजियाबाद में 5840 रुपए, मेरठ में 5820 रुपए, सहारनपुर में 5800 रुपए और आजमगढ़ में 5460 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल गाजियाबाद में 2140 रुपए, मेरठ में 2190 रुपए, सहारनपुर में 2175 रुपए और आजमगढ़ में 2135 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों गाजियाबाद में 3940 रुपए, मेरठ में 3850 रुपए, सहारनपुर में 3920 रुपए और आजमगढ़ में 3785 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ गाजियाबाद में 2800 रुपए, मेरठ में 2825 रुपए, सहारनपुर में 3000 रुपए और आजमगढ़ में 3435 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू गाजियाबाद में 865 रुपए, मेरठ में 895 रुपए, सहारनपुर में 780 रुपए और आजमगढ़ में 1080 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज गाजियाबाद में 840 रुपए, मेरठ में 920 रुपए, सहारनपुर में 800 रुपए और आजमगढ़ में 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर गाजियाबाद में 750 रुपए, मेरठ में 590 रुपए, सहारनपुर में 600 रुपए, आजमगढ़ में 925 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अदरक गाजियाबाद में 3200 रुपए, मेरठ में 3550 रुपए, सहारनपुर में 3150 रुपए और आजमगढ़ में 3830 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लहसुन गाजियाबाद में 4850 रुपए, मेरठ में 5000 रुपए, सहारनपुर में 2960 रुपए और आजमगढ़ में 4980 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सेब गाजियाबाद में 6000 रुपए, मेरठ में 6050 रुपए, सहारनपुर में 5380 रुपए और आजमगढ़ में 7640 रुपए प्रति क्विंटल रहा। केला गाजियाबाद में 1430 रुपए, मेरठ में 2350 रुपए, सहारनपुर में 1060 रुपए और आजमगढ़ में 2620 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। जल है तो कल है। दर्शकों, आप ये तो जानते ही हैं कि हमारे देश की 75% से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर आधारित है और कृषि में सिंचाई तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन कभी कभी मौसम की विपरीत अवस्था ऐसी हो जाती है कि पानी कभी ज्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। तो हमारे किसान भाइयों को किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, इसीलिए केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसी योजना को जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर ज्ञान सिंह, अपर कृषि निदेशक, कृषि भवन लखनऊ से। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, ये केंद्र सरकार ने जो योजना चलाई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जी जी, तो जी। इस योजना के उद्देश्य क्या क्या है? देखिए, ये एक योजना जो है अपने आप में एक बड़ी ही अद्भुत योजना है जी अनूठी योजना है और बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है। जी भारत सरकार ने बड़े ही सम्यक विचारोपरांत इस योजना को आरंभ किया है। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया, आप स्वयं बता रहे हैं कि हमारे देश के, प्रदेश के कई काश्तकार ऐसे हैं जो कि अभी पानी से वंचित रह रहे हैं। उनकी जोत जो है वो सूखी जा रही है। कहीं कहीं तो हमारे पास अफरात में पानी है और कहीं कहीं बहुत सूखा पड़ जाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए, ताकि पूरे देश में, प्रदेश में कम से कम कृषि योग्य भूमि को पानी तो मिले बिल्कुल, और वो काश्तकार अपनी फसल को उगा सके, उसे कोई इस वजह से नुकसान ना हो कि भी पानी नहीं मिला उसको। तो इन सब बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने ये योजना आरंभ की है। जी, मतलब कहीं ना कहीं एक लचीलापन दे दिया गया है राज्यों को और केंद्र सरकार के सभी राज्यों को जी, कि जी। कहीं ना कहीं इस योजना को हर कीमत पर प्रयास करना है जी, जी। कि सिंचाई की व्यवस्था ऐसी हो जी, कि जी। हर खेत तक पानी पहुंच सके। जी जी जी, इस जो कार्यक्रम की, जो इस योजना की जो मूल धारणा है वो पहले यही है जो आपने अभी उल्लेख किया कि हर खेत को पानी, जी हर खेत को पानी मिले और उसमें पानी ही नहीं मिले, उसका ऑप्टिमल यूज हो, उसका जुडिशियस यूज हो, वो सबको मिले। भले ही उसमें हमारी ऑनगोइंग योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, चाहे वो छोटी योजनाएं हैं, चाहे वो बड़ी सिंचाई की योजनाएं हैं, और यहाँ तक कि यह भी भारत सरकार ने सुविधा दी है कि यदि जहाँ पर फिजिबल है, संभव है, वो नदियों को मिला भी सकते हैं, लिंक भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक उन्होंने लचीलापन अख्तियार किया है और जहाँ पर सूखा पड़ गया है उस सूखे को खत्म किया जाए और जहाँ अतिवृष्टि है या बाढ़ है उसको कम करके उस पानी को इस तरह से डाइवर्ट किया जाए कि वो पानी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ऐसी जगह पर चले जाए जहाँ उसकी अत्यंत आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है।
वहां तक चला है। महत्ता तो इसकी, इस योजना की महत्ता तो इसी समझ में आती है कि प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं और उनकी अध्यक्षता में ही CCEA की एक कमेटी बनी, जिसमें जो आर्थिक मामलों का जो मंत्रिमंडल है उसमें ये मीटिंग बन करके ये निर्धारित किया गया है कि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी से अच्छी कराई जाए। जी जी जी, और बिल्कुल यही अवधारणा है कि किस तरह से, देखिए हमारा देश जो है वो वर्षा पर आश्रित है। जब हमारे यहाँ वर्षा होती है तो बहुत सारा पानी सीपेज से, पर्कुलेशन से जमीन के नीचे चला जाता है और वो पानी हमें वर्ष भर काम आता है। तो यही अवधारणा है कि उस पानी को अधिक से अधिक संचित किया जाए। जल संचय, जल सिंचन, वर्षा के पानी को एकत्र करके उसको लिया जाए और उसको भूगर्भ, उसका जो है नीचे जमीन के अंदर कैसे उसको समायोजित किया जाए, ये इसके बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। और साथ ही क्रॉप मैनेजमेंट किया जाए, फसल प्रबंधन किया जाए और पानी का प्रबंधन किया जाए। पानी का इस तरह से प्रबंधन किया जाए कि उसका अफवाह रोका जाए, उसका जो लॉस है वो रोका जाए, सिंचाई करते समय भी जो लॉस हो रहा है वो भी रोका जाए और उसको इस तरह से मैनेज किया जाए कि अधिक से अधिक उसकी एफिशिएंसी हो, अधिक से अधिक प्रवीणता हो, अधिक से सदुपयोग हो और हमारे काश्तकार उसका भरपूर लाभ ले सके। यहाँ तक कि एक सामूहिक सिंचाई की भी अवधारणा है, वो भी इसमें कॉन्सेप्ट डाला गया है। कोई चीज छोड़ी ही नहीं गई, हर पहलू को टच किया गया है। मतलब ये योजना इतनी अच्छी है कि इसको हर तरीके से समाहित कर लिया गया। क्योंकि डॉक्टर साहब, इस योजना में और भी कुछ कार्य होने क्या है, क्योंकि इस योजना के साथ में कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे कि नरेगा को इसमें एकीकृत कर लिया गया है। जी जी, तो जी जी, मिट्टी का जो भी कार्य है, देखिए पानी और मिट्टी का तो बड़ा संबंध है। उसी पानी के बिना मिट्टी नहीं है, मिट्टी के बिना पानी नहीं है। तो मनरेगा के ज्यादातर कार्य हमारे मिट्टी से ही केंद्रित हैं, तो इसलिए मनरेगा को एक बहुत बड़ा इसमें दर्जा दिया गया, स्थान दिया गया है। मनरेगा ही नहीं, जो भी संस्था, कार्यदायी संस्था इसमें काम करना चाहती है, यहाँ तक कि प्राइवेट संस्थाओं को भी इसमें स्कोप है कि वो भी अपनी संस्थाओं को भी एक मॉडल बना करके वो अगर देंगे केंद्र सरकार को, तो वो भी कुछ उसमें काम कर सकते हैं। जी जी, मतलब हमारा उद्देश्य यही है कि इस सारे कार्य को लेने के बाद हमारा उत्पादन बढ़े, कृषि उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े और अंत में काश्तकार की, किसान की आय बढ़े। ये तीनों चीजें बढ़ जाएंगी तो इस उद्देश्य, योजना का जो उद्देश्य है वो स्वतः ही फलीभूत हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो योजना है आपने बताई, काफी अच्छी योजना है, क्योंकि इसमें काफी चीजों को समाहित किया गया है, जोड़ा गया है। जी जी। तो ये योजना, इसकी जो अवधि है, जी जी, ये अवधि कब तक है और इसमें आवंटन अगर किया गया है, क्योंकि योजना में अगर चलाई जाएगी तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, बजट का आवंटन होगा। जी जी, तो वो बजट क्या है और इसकी समयावधि क्या है? जी जी, इसमें जो समयावधि है वो 5 साल की है फिलहाल, इससे बढ़ाया भी जाएगा। और बजट की इसमें मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि भारत सरकार से हमें कोई राइडर नहीं लगाया गया है, कोई ऐसी सीमा नहीं अंकित की गई कि आप इसी सीमा अंतर्गत ही योजना को बनाएंगे। उन्होंने खुली छूट दी है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, जो वहाँ की स्थिति विशेष की आवश्यकता है, फसल विशेष की आवश्यकता है, संस्था विशेष की आवश्यकता है, उसके अनुसार से इस योजना को बनाए। और उन्होंने अभी तक 60 और 40 के पैटर्न पर जो फंडिंग पैटर्न है, 60% भारत सरकार और 40% प्रदेश सरकार देगी है। उन्होंने हमको खुली छूट दी हुई है, प्रदेश सरकार को पूरी आजादी दी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं हम जो आखिरी पॉइंट है, आखिरी जो बिंदु है वो ये है कि हमारे किसान का हर कीमत पे, हर हाल में फायदा होना ही चाहिए। और फायदा का प्रारूप क्या कि हर बूंद का जो इस्तेमाल है वो हमारी फसलें कर लें। डॉक्टर साहब, आपने बात की थी कि फसल प्रबंधन के लिए भी एक काफी कुछ इसमें किया जाएगा और साथ में सिंचाई की जो व्यवस्था है वो तो इसमें है ही। फसल प्रबंधन का कैसे करेंगे? देखिए, मैं इस फसल प्रबंधन से पूर्व आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता हूं कि इसके योजना के 4 मुख्य घटक हैं, कार्यक्रम हैं। सबसे पहला है IBP, एक्सेलरेटर इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, तो त्वरित सिंचाई जिसे कहते हैं। इसमें मूल रूप से सिंचाई विभाग काम कर रहा है। उनके पास अपनी कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं, कुछ छोटी परियोजनाएं हैं, तो वो अपना कार्य करते रहेंगे। दूसरा इसमें है हर खेत को पानी। तो हर खेत को पानी जो है वही इसकी अवधारणा है। उसमें कई डिपार्टमेंट काम करेंगे। सबसे पहले माइनर इरिगेशन काम करेगा, सिंचाई भी काम करेगा, भूगर्भ भी काम करेगा, मनरेगा भी काम करेगा, कृषि विभाग भी काम करेगा और कई हमारे कमांड के यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं,
शारदा कमांड है, इस तरह से ये काम कर रहे हैं, वो भी काम करेंगे। तो इसका जो इसमें उद्देश्य है कि जो हमारे पुराने जल स्रोत हैं जो सूख गए हैं उनको जीर्णोद्धार किया जाएगा उसका। तो इसके लिए तो डॉक्टर साहब किसान को काफी जागरूक करना होगा, क्योंकि काफी ऐसा होता है कि कहीं पर जो फसलें लग रही हैं वो कुछ ज्यादा पानी वाली चाहने वाली हैं, कहीं कोई फसलें लग रही हैं वो कम पानी चाहने वाली हैं। अगर मान लीजिए बरसात होती है तो वो उस पूरे एरिया में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पर अगर हमको कम पानी चाहने वाली फसल लगाएंगे तो फिर वो कैसे किया जाएगा? उसके लिए तो आपको जानकारी देनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल। जैसे ये कार्यक्रम है, ये तो मैंने योजना की आपसे बात की, इस योजना के समानांतर रूप से एक इसके बिल्कुल पैरेलल एक एक्सटेंशन और ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी लिया जा रहा है। तो जितनी बजट की व्यवस्था इस योजना को बनाने में है, कमोबेश उतनी ही व्यवस्था उस ट्रेनिंग और एक्सटेंशन कार्यक्रम में भी है। तो उसमें हमने एक वृहद प्रचार प्रसार का काम करना है। एक हमारे आत्मा योजना चल रही है, उस आत्मा योजना के पैटर्न पर ही वाली योजना में कार्य लिए जाने हैं, लेकिन अवधारणा रहेगी हमारी सिंचाई वाली। तो सिंचाई में जैसे अभी आपने जिक्र किया कि कहीं पानी ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा पानी वाली फसलें हैं, कहीं कम फसलें वाली फसलें हैं, कहीं ज्यादा फर्टिलाइजर वाली भी फसलें हैं, कहीं कम फर्टिलाइजर फसलें होती हैं, कहीं जड़ें उथली होती हैं, कहीं जड़ें गहरी होती हैं। तो ये सब उनको बताने का हमारा इसमें भी एक व्यवस्था है। मतलब कहीं ना कहीं आत्मा के माध्यम से, वो भी केंद्र सरकार की योजना है, उसके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जी जी डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही, जबकि न्यूनतम तापमान भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 50% तथा न्यूनतम 25% दर्ज की गई। वायु दिशा उत्तर से उत्तर पश्चिम तथा गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। आसमान में छुटपुट बादल छाए रहे तथा कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चलने से अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। किसान भाइयों, रबी फसलों की कटाई के बाद खाली हुए खेतों की गहरी जुताई कर समतलीकरण का कार्य करें। साथ ही खेत की मिट्टी की जांच किसी प्रामाणिक स्रोत से करवाएं। यदि किसी तत्व की कमी हो तो उसे नियंत्रित करने हेतु संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। भूमि जनित रोगों के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी 1% WP की 4 से 5 किलोग्राम मात्रा को 75 किलोग्राम सड़े गोबर की खाद में अच्छी तरह मिलाकर किसी छायादार स्थान में ढेर लगाकर हल्की नमी बना लें। 7 से 8 दिनों के बाद ढेर में फफूंदी दिखाई देने पर उसे पुनः मिलाकर खेत में आखिरी जुताई के समय बिखेर कर भूमि में मिला दें। कीटनाशी एवं खरपतवार नाशी दवाओं का प्रयोग करने से पूर्व हवा की दिशा एवं गति का ध्यान अवश्य रखें। हमेशा हवा की दिशा में ही खड़े होकर छिड़काव शाम के समय हवा शांत होने पर करें। लता वर्गीय सब्जियों की खेती में इस मौसम में पत्ती छेदक कीटों का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः किसान भाई इसके नियंत्रण हेतु नीम के तेल की 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर 3 से 4 छिड़काव 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करते रहें। आम के बागों में इस समय मिर्च कीट का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है, अतः इसके नियंत्रण हेतु फेनिट्रोथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। केले व पपीता के बागों की गुड़ाई एवं समय अनुसार सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। ग्रीष्मकालीन हरी खाद हेतु सनई, ढेंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग आदि की बुआई इस समय शुरू कर सकते हैं। सनई के लिए बीज दर 60 से 70 किलोग्राम तथा ढेंचा के लिए 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।